प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में मैं बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम पीसीआई जिसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति 1,47,361 रुपए है। वहीं भारत देश के संदर्भ में प्रति व्यक्ति 1,85,854 रुपए है। जो वृद्धि का प्रतिशत है प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल की तुलना में वो छत्तीसगढ़ में 7.31% है, जबकि भारत भर में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का जो रफ्तार है, ग्रोथ रेट है, वो 7.9% है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि न केवल प्रति व्यक्ति आय हमारे छत्तीसगढ़ में भारत देश के औसत की तुलना में कम है, बल्कि वो प्रति व्यक्ति आय को अगर हमको कैचअप करना है देश की, तो जो वृद्धि की दर है पर कैपिटा इनकम में वो देश के औसत से अधिक होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के में पर कैपिटा इनकम की जो वृद्धि की दर है 7.31%, जबकि भारत देश में पर कैपिटा इनकम के वृद्धि की दर है 7.9%। वो हमारे वृद्धि के दर से ज्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम को जो हमारी कमी है उसको भारत देश के औसत से जो हम कम है उसको कैचअप करने की दिशा में भी हम अभी पिछले वर्ष में नहीं बढ़ पाए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये है कि सेवा क्षेत्र का योगदान अभी मात्र 31% है हमारे छत्तीसगढ़ की जीडीपी में, जबकि भारत देश की जीडीपी में 54.6% का योगदान सेवा क्षेत्र का है। हमारा छत्तीसगढ़ भी जैसे जैसे विकसित छत्तीसगढ़ होने की ओर बढ़ता जाएगा, सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसको बढ़ाना हमारी आर्थिक रूप से चुनौती रहेगी। ग्रोथ का रेट वृद्धि की दर कम हुई है, स्लो डाउन हुई है इकोनॉमी, ये साफ तौर पे दिखता है। और मैं कहीं न कहीं इसके पीछे जो कारण है उसको मैं यही कहूंगा कि गवर्नेंस का भारी अभाव रहा और जो आय हो सकते थे उन आय को भी नहीं होने दिया गया और हर जगह लीकेजेस रहे। एक एनार्की छत्तीसगढ़ में फैली हुई थी, करप्ट एनार्की मैं उसे कहूंगा, भ्रष्ट अव्यवस्था फैली हुई थी। उसके कारण जो आय सरकार, मैं बार बार बोलता हूं कि जब कोई सिस्टम बनता है तो सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा आता है और भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है, और जब सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाता है तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा आता है। ये जो करप्ट एनार्की पिछले सरकार ने चलाई पिछले 5 वर्षों में, उसी का परिणाम है कि अर्थव्यवस्था की गति भी धीमी पड़ी है, जिसको आने वाले समय में हम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ न केवल राष्ट्रीय एवरेज से, न केवल राष्ट्रीय औसत से ज्यादा गति से विकसित होगा, बल्कि और भी पैमानों पर और तेजी से हम विकसित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है नई सरकार, साय की सरकार के बजट पर। उसके पहले आया है आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो आईना है प्रदेश के विकास का, वो और आएगा बजट कैसा, इन दोनों विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, हमारे साथ हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के हमारे साथ हैं आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ अर्थशास्त्रीय नजरिया रखेंगे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमान हैं हमारे साथ हैं और आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए जो बातें कही गई वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा, वही आज हमारी चर्चा का मूल विषय है। उन्होंने ये भी बताया कि विकास दर किधर जा रही है, ये भी बताया कि विकास दर धीमी क्यों है और जिम्मेदार पिछली सरकार को ठहरा दिया। क्या बता रहा है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण और बजट कैसा आ सकता है, एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। पहले आम लोगों को हम ये बताने की कोशिश करेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं अर्थशास्त्री अजय चंद्राकर जी के नजरिए से, कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश को कहां ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अजय जी, आर्थिक सर्वेक्षण को देखकर आप क्या समझ पाते हैं? देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कुछ दिनों पहले 1 तारीख को अंतरिम बजट आया, उसमें वर्ल्ड बैंक और IMF का छाप दिखाई दिया। उसके अनुसार बजट बना है और उन दोनों संस्थाओं की चेतावनी को भारत सरकार इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही। सवाल यह है कि अभी प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियां हैं पूरे वर्ल्ड में। यहां पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी आज आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किए,
तो सेवा क्षेत्र तो काफी पुअर दिखाई दे रहा है। कुछ महीनों के बाद हमें 24 साल हो जाएगा राज्य निर्माण के क्षेत्र में, और उद्योग क्षेत्र के ऊपर यह अनुमान है ना 44.69% की बात कही गई है। तो इसके पीछे अभी ये अनुमान है, कल बजट में क्या आता है, पुनरीक्षित रूप से किस तरह से रखा जाता है, और कृषि और संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी को जिस तरह से 20.49% बतलाया गया। देखिए, यहां वर्तमान समय में ये कहना कि छत्तीसगढ़ जी जी अजय जी 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 इन्फ्लेशन कितना है, जी 7.31% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का। लेकिन इन्फ्लेशन को आप देखिए, अब भारत से तुलना करते हैं तो 7.9% है। तो कुछ इस तरह की टेक्निकल बातें हैं। कोई भी सरकार हो, अलग अलग प्रांतों में उनके पास चुनौतियां हैं। अब आप देखिए, जैसा लीकेज की बात हो रही थी वित्त मंत्री जी के द्वारा, तो मूल बात यह है कि राज्य का स्वयं का राजस्व में वृद्धि आपकी सरकार है। कल आप बजट में किस तरह से इसके लिए रोड मैप देते हैं। राज्य जीएसटी को जिस तरह से टुकड़े टुकड़े में बताया गया आर्थिक सर्वे में, एक्चुअल अब तो सेशन समाप्त होने को है, कल बजट आएगा, वो क्लियर हो। राज्य एक्साइज की बात है, सेल टैक्स, वेट टैक्स की बातें हैं, बिजली पर टैक्स और ड्यूटी की बात है, वाहन टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, पंजीयन शुल्क है और भू राजस्व है। ये किसी भी स्टेट के प्रमुख आय के स्रोत होते हैं। लेकिन भूपेश जी की सरकार की हम बात करें तो उस समय अनुमान लगाया गया था कि 56,200 करोड़ रुपया राज्य के राजस्व से मिलेगा, केंद्र से 49,800 करोड़ रुपया, और पूंजीगत व्यय के लिए 15,000 करोड़ की राशि रखी गई थी। तो कल जब बजट का विनियोग का आकार आएगा मोहन जी, तब यह सब स्पष्ट होगा। बिल्कुल। चलिए, एक तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण ने ये बता दिया है कि विकास दर तो बढ़ रही है और राष्ट्रीय औसत से कुछ कम भी है, लेकिन उसके लिए प्रयास क्या सरकार कर रही है ये भी देखने की जरूरत बनेगी। चलते हैं बीजेपी की ओर और बीजेपी से ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बजट है और गारंटियों का बहुत सारा भार है, इसलिए हमने नाम भी आज की चर्चा का रखा है गारंटी का बजट। सोनी जी, आप ये भरोसा दिलाएंगे क्या? पहले सरकार भरोसे का बजट पेश करती थी, भूपेश का के साथ एक टैगलाइन थी भरोसा, तो वो लाइन से बजट आता था। इस बार किस लाइन से आएगा? क्या गारंटी वाला बजट होगा? क्या गारंटी पूरी होगी कि नहीं होगी, जो गारंटियों को लेकर आप चुनाव में उतरे थे? बिल्कुल होगी मोहन जी। ये मोदी जी की जो गारंटी दी हुई है, उसी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाया है। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 10 वर्षों से मोदी जी की गारंटी को छत्तीसगढ़ की जनता देखते हुए आ रही है कि मोदी जी ने जो भी कहा है वो करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ जो है, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ एक गरीब राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ अमीर राज्य है। यहाँ की जनता गरीब है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर में जो आय के स्रोत है वो बढ़ाए नहीं जा रहे हैं, और जो आय के सीमित स्रोत हैं उन स्रोत का पूर्ण तरह से दोहन नहीं हो रहा है। और यदि दोहन जिस तरह से दोहन हो रहा है वो सिर्फ एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जा रही थी। तो अब तो आपकी सरकार है, वो सब शिकायत दूर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अभी आपको एक बात भी बताई, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि लीकेज है। लीकेज मतलब क्या हुआ कि आपके शासकीय खजाने पर भ्रष्टाचार की लीकेज है, भ्रष्टाचार की लीकेज है। आप शासकीय खजाने पर जनता का हक मार रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर रहे हो, अपने भ्रष्ट आचरण की वजह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो पैसा शासकीय खजाने में आना चाहिए था, वो शासकीय खजाने में आया नहीं। आपने देखा होगा चावल का घोटाला हुआ, आपने देखा हुआ आबकारी में घोटाला हुआ, आपने देखा कोयले में घोटाला हुआ। तो ये जो घोटाले के कारण ये जो नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का हुआ। मैं भी कहता हूँ छत्तीसगढ़ में बहुत पोटेंशियल। आप देखिए आज स्थिति ये है कि आज हम पूरा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज प्रति व्यक्ति आय देखिए वो कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय जो देखेंगे वो नीचे की तरफ है। अब क्या आएगा? बजट कैसा आने वाला है? क्या दिशा होगी बजट की, ये तो कुछ बताइए।
देखिए, बजट की जो दिशा होगी वो मोदी जी की गारंटी को पूरा करने वाली होगी। वो हर एक में समाहित होगी। जो बातें, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व छत्तीसगढ़ की जनता से लिया था, उन संकल्प को पूरा करने वाला होगा। और ये आम जनता और आम नागरिक के लिए भला करने वाला बजट होगा। ये सारी चीजें उसमें समाहित होगी जो ठीक छत्तीसगढ़ की जनता ठीक वादों है के लिए रवि जी, एक्सपेक्ट कर दोनों रही है। चीजों का जवाब उम्मीद है देंगे। आगे बढ़ेगी। हमारे साथ जो है एक्सपर्ट ने चिंता भी व्यक्त की कि कुछ गति धीमी है राष्ट्रीय औसत से, वो भी बात। और जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सब किया धरा तो पिछली सरकार का है, हमने तो 2 महीने पहले ही स्टेयरिंग संभाली है, अब इसको तेजी देंगे तो सरकार ठीकरा आप पर फोड़ रही है। कांग्रेस की सरकार की देन है धीमी गति, गाड़ी अब तेज चलेगी। मोहन जी, ठीकरा कोई किसी के ऊपर भी फोड़ सकता है, लेकिन आज जिस प्रकार से गारंटी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे बचपन की एक कहावत याद आ रही है, पढ़ा करते थे कि फैशन के इस दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें। तो गारंटी 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 इतना सुन लिए हैं, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है। देखिए, मैं एक एक विषय पर आता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि महतारी वंदन योजना में 1000 रुपए हर महिला को देंगे, लेकिन बाद में क्या आ गया? कंडीशंस अप्लाई, कि अगर आपके पास इनकम टैक्स पे ही आप व्यक्ति हैं या परिवार का कोई व्यक्ति है तो नहीं देंगे। इसका मतलब यह हो गया कि लगभग 50 से 70% महिलाएं अब इस कैटेगरी से बाहर हो गई। उज्ज्वला योजना के लिए इन्होंने कहा था कि पहले कहा था कि हर महिला को 500 रुपए में गैस देंगे, बाद में बोले उज्ज्वला कार्ड जिसके पास होगा उसको देंगे। वहां भी कंडीशन अप्लाई करके इन लोगों ने साइड कर दिया। अब मैं बात करता हूं कि आज का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, देखिए मैं सर्वेक्षण को पढ़ रहा था। पिछले वर्ष जब भूपेश बघेल जी ने बजट पेश किया था तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए थी। उन्होंने कहा था अनुमानित है 1,33,000 रुपए पिछले वर्ष। लेकिन आज जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 1,37,000 की बताई है। इसका मतलब जितना भूपेश बघेल जी ने कहा था हम उसको भी क्रॉस करके गए हैं। लगभग 14 से 15% की वृद्धि है। पर पहली राष्ट्रीय औसत से तो कम है। मैं आ रहा हूं, देखिए एक दिन की बात नहीं है, राष्ट्रीय औसत पर हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो टारगेट लिया था हम टारगेट क्रॉस किए मोहन जी, उस पर एप्रिसिएशन होना चाहिए कि हमारी नीतियां सही ढांचे पे थी इसीलिए क्रॉस किए, नहीं तो नहीं किए रहते। दूसरी बात, जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि हम सेवा क्षेत्र में पिछड़े हैं, निश्चित सेवा क्षेत्र में हमारा वो नहीं रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ जिस चीज के लिए जाना जाता है, पहला कृषि, दूसरा उद्योग, हमारे आप दोनों आंकड़े देख लीजिए, भारत सरकार से आगे हैं। जीडीपी की बात कहूं उसमें भी आगे हैं, जीएसडीपी की बात कहूं तो उसमें भी आगे हैं। मतलब कृषि में हम आगे हैं, उद्योग में हम आगे हैं, प्रति व्यक्ति आय में हम आगे हैं। हमारी नीतियां बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब बात यह आ रही है कि अभी डबल इंजन की सरकार आ चुकी है, सो कॉल्ड गारंटी की सरकार आ चुकी है। तो ये लोग क्या करने वाले हैं? क्या जो पुरानी नीतियां अच्छी चली उसको वर्तमान सरकार आगे बढ़ाएगी? मैं उम्मीद करूंगा कि लगभग 20 वर्ष के बाद ऐसा हो रहा है कि जो वित्त मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नहीं है। रमन सिंह जी भी वित्त मंत्री थे, भूपेश बघेल साहब भी वित्त मंत्री थे, लेकिन 20 साल बाद, इसके पहले रामचरण सिंहदेव जी थे वित्त मंत्री, जो आज ओपी चौधरी जी हैं। तो उनसे उम्मीद करेंगे कि वो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चीजें लाएंगे। लेकिन गारंटी की जो बात ये बार बार कह रहे हैं, रोड मैप पर आ जाएं, पुराने आंकड़ों को देख लें, हमारी सरकार के चीजें दिखी हैं। और अगर कोई चीज कम दिख रही है मोहन जी, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, ये चुनावी वर्ष था, आचार संहिता लगने के बाद सरकार के भी कंट्रोल से कई चीजें चली जाती है, और उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई है। तो अब बीजेपी को ध्यान देना है कि गति कैसे लाई जाए। जो ये बात कह रहे हैं कि अभी वित्त मंत्री जी प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हम 1,47,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो मैं स्वागत करूंगा आप इन चीज को अगर बात कर रहे हैं तो। लेकिन बात स्वागत के साथ साथ यह भी होनी चाहिए किस नीति के हिसाब से चलेंगे, क्या पॉलिसी आएंगी, युवाओं को क्या देंगे, महिलाओं को क्या देंगे, उसके हिसाब से यह तय होगा कि आप जो आंकड़े टारगेट बना रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे या वो महज सिर्फ टारगेट रह जाए। बिल्कुल, चलिए रवि जी के बाद से जो बातें निकली हैं उसका जवाब हम समझने की कोशिश करते हैं अजय जी से। अजय जी, रवि जी तो ये कह रहे हैं कि हमने जो टारगेट रखा था उसे हमने पार भी कर लिया, अभी ये जो तुलना है वो एक तरीके से उचित नहीं होगी, टारगेट ही पार हो गया, यानी कि जितना लक्ष्य था उससे ज्यादा चीजें पिछली सरकार ने की है।
तो क्या ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि पिछली सरकार की वजह से कुछ धीमी गति है, ये क्या सही है? देखिए मोहन जी, भूपेश जी के कार्यकाल की चर्चा जब भी होगी तो 2 वर्ष जो कोरोना के कारण या फिर ओमिक्रॉन के कारण जो प्रभावित रहा, इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो पिछला बजट था वो एक्चुअली अंतरिम बजट था, लेकिन उस अंतरिम बजट में 23% सेवा क्षेत्र का टारगेट रखा गया था। 8% की वृद्धि हुई है, ऐसा आज के वित्त मंत्री कह रहे हैं। 31%। जी जी अजय जी। जी अब प्रश्न यह है जी कि इस समय यह जो सरकार है जिनको अनिवार्य खर्च करना है, ब्याज का भुगतान भी करना है, साथ ही साथ रीपेमेंट भी करना है, पेंशन और वेतन, और साथ ही साथ सब्सिडी के ऊपर भी जो खर्च है, तो रवि जी जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में कितना % खर्च होगा, सामान्य क्षेत्र में कितना % खर्च होगा, आर्थिक क्षेत्र में परसेंटेज क्या जाता है, और सबसे बड़ी बात हो गई है सामाजिक क्षेत्र में। तो कल जब बजट आएगा, अब बजट आने के बाद राशि का जो वितरण देखेंगे तब भविष्य का रोड मैप दिखाई देगा मोहन जी। जी लेकिन जो चीजें अभी है उसको देख के लगता है क्या गारंटियों का जो भार है वो उठाने में छत्तीसगढ़ सक्षम है क्या? डबल इंजन जरूर बोला जा रहा है, पर वो इंजन ये भार को लेकर चल पाएगा गति के साथ? देखिए, अर्थव्यवस्था की जब भी चर्चा होती है मोहन जी, तो राजनीतिक जो चर्चा करते हैं उससे ये अलग हो जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र गुरुत्वाकर्षण के नियम को पालन करता है। आड़ा तिरछा कोई भी देश या कोई भी राज्य चला तो फिर उस देश के आने वाली कितनी पीढ़ियों को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, या फिर परिणाम फ्रूटफुल भी साबित होता है अच्छे निर्णयों के कारण। तो इस दृष्टिकोण से कल जो वितरण होगा और विनियोग का आकार क्या होता है यह महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद सरकार किस तरह से अपने राजस्व प्राप्ति करने का लक्ष्य रखती है और राजस्व व्यय कितना करना चाहती है और कहां से राशि जुटाएगी। तो जिस तरह से लीकेज की बात हुई थी, लीकेज को किस तरह से एक स्मार्ट कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या ऐसा कर पाने में वो सक्षम है। और डबल इंजन की सरकार है तो यह भी देखने लायक होगा कि केंद्र सरकार के पास भी गुंजाइश कितनी है। आप देखिए जंतर मंतर पर जिस तरह से दक्षिण के राज्य, पर्टिकुलर कर्नाटक, फिर केरला, तमिलनाडु, वहां के सीएम लोग आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी इनकम ज्यादा है लेकिन केंद्र से हमको जो राशि मिलता है वो कम मिलता है। तो ये विषम परिस्थिति है आर्थिक दृष्टिकोण से मोहन जी। चलिए ठीक है, तो कोशिश जरूर हो सकती है गारंटियों को पूरा करने की, लेकिन गारंटियों को पूरा करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे अर्थव्यवस्था के हिसाब से, अर्थशास्त्रीय नजरिए से छत्तीसगढ़ को जिसका परिणाम भुगतना पड़े। आलोक जी, आप लोग के सामने लोकसभा चुनाव है, कहीं वादों को पूरा करने की जल्दबाजी में आप लोग छत्तीसगढ़ के विकास की तिलांजलि ना दे दें, इस टाइप की आशंकाएं आ रही है। इन सबको देख परख कर फैसला लिया जाएगा कि चुनावी दृष्टि से आएगा बजट जो आने वाला है? देखिए, जो भी फैसला लिया गया या मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई वो कभी भी चुनाव को दृष्टिकोण रख करके नहीं चलाई गई, वो हमेशा चलाई गई गरीबों के उत्थान को रख करके, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने को लेकर के। आदरणीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि ये योजनाएं आ रही है और अभी योजनाओं में ऐसा हो रहा है कि इन लोगों को दिया जाएगा, इन्हें नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी योजना, कोई भी सरकार जब चलाती है वो संपूर्ण भारत के लिए नहीं चलाती, वो उन व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए चलाती है उन्हें वाकई में उस योजना की आवश्यकता है। तो उज्ज्वला योजना भी उन्हीं लोगों की जो आज देखिए घर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इस बात का अनुभव किया था कि जब वो घर में थे तो उनकी माता जी जो है लकड़ी से खाना बनाती थी और कितने मुश्किलों का सामना करती थी, इसलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना को लेकर के आए। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए, क्यों लेकर के आए? उन्होंने देखा था कि कैसे छप्पर के घर में, कच्चे मकानों में, और लोगों का एक सपना होता है, घर बनाना एक लोगों का जीवन भर का सपना होता है, तो उनके लिए आवास योजना लेकर के आए। हमारे मोदी जी के कार्यकाल में आपने देखा कि जो
फोन पे यूज कर रहे हैं या यूपीआई यूज कर रहे हैं, ये सिस्टम कौन लेकर के आया? तो ये मोदी जी की सरकार ने लेके आई। क्यों प्रदेश लेकर के के लिए आई? आप क्या ताकि लाएंगे वो आपके बताओ जो ना। आपके ट्रांजेक्शन जो है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी बने, और जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बनेगी उतना ज्यादा ये सरकार की नजर पे रहेगा, विजिलेंस पे रहेगा, आए हुए विजिलेंस पे रहेगा, लोगों की आए हुए। तो ये जो सारी चीजें जो की जा रही है वो ट्रांसपेरेंसी को लेकर की जा रही है। तो जहां पर में भी ट्रांसपेरेंसी है, सरकार के कामों में ट्रांसपेरेंसी है, जनता से संवाद में ट्रांसपेरेंसी है, और एक सुचिता है और सुशासन है ठीक। काम करने को रवि जी, लेकर के, लीकेज वहां अगर बंद जनता हो के हित में जाएगा फैसले तो लिए जो जाएंगे। जो चीजें बाहर चुनाव बह के जा रही चक्कर है में नहीं। उसका उपयोग हो जाएगा और ऐसे में प्रदेश गति करेगा। आरोप भी है बिल्कुल करेगा। और ये एक बिल्कुल। फार्मूला भी है कि लीकेज बंद करके प्रदेश का विकास। देखिए बिल्कुल, मोहन जी, बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कह रहे हैं लीकेज है तो रोकिए ना, कौन मना कर रहा है? आप पहले बताइए कहां लीकेज था और आप उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं वो काम करिए। आज के समय में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए मोहन जी। अगर बीजेपी की सरकार है, योजनाएं लाए, बताए कैसे करेगी, ये बताए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर किस तरह से इनका पैसा जाएगा, महिलाओं के पास कैसा जाएगा, एमएसएमई के लिए क्या करने वाले हैं, जो राम वन गमन पथ जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरा जीर्णोद्धार किया उसके लिए क्या करने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना 5 वर्षों में हमने की, 15 वर्षों में इनकी सरकार रही, एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं आया, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं? सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, ये एक एक बात जो कह रहे हैं ना उसके लिए पॉलिसी लानी पड़ेगी मोहन जी। और दूसरी बात जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि कोई भी योजना सबके लिए नहीं आती है, यही बात तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन बात क्या आती है, हम सब महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, बाद में आ गया कि आप इनकम टैक्स पे नहीं होनी चाहिए। तो ये दोगलापन क्यों? ये शुरुआत में वोट लेने के लिए आप 1 करोड़ महिलाओं को कहते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको देंगे, लेकिन जब योजना बनाने की बात आती है तो 70 लाख महिलाओं को साइड कर देते हैं। ये किस तरह की पार्टी है मोहन जी कि पीछे कुछ बोलेंगे, सामने कुछ करेंगे? पहले भी 15 लाख का जुमला साबित हो चुका है, मैं उस जुमले के विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आज प्रदेश में फिर उस तरह का जुमला कि पहले इन लोगों ने कहा कुछ, आज नीति बदल के कुछ और कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी एक्स-आईएएस रहे हैं, आलोक जी 1 मिनट सुन लीजिए, आपका जब आएगा, एक्स-आईएएस रहे हैं, वो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, मैं दूसरी डिबेट्स में भी बैठा हूं, उनको सुना हूं, उन्होंने पीएलआई की बातें कही हैं, नए उद्योग लगाने की बातें कही हैं, वो बातें अच्छी कर रहे हैं। बात ये रहेगी मोहन जी कि कल उनकी बातों का पेपर में कितना हो पाता है, क्या डायरेक्शन पर वो छत्तीसगढ़ को ले जाएंगे, उसके बाद मैं ज्यादा बेहतर कमेंट करूंगा। ठीक है, बातें हैं, बातों का क्या आलोक जी, ये क्या केवल बातें या जुबानी जमा खर्ची रहेंगे क्या? देखिए, बातें नहीं है, सरकार ने जो भी वादे किए हैं उन वादों को निभाने पूरा के लिए कैसे होगा, ये उन्होंने कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में तो बताइए। बजट का प्रावधान भी किया है। आज ही देखिए विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने आदेश घोषणा कर दी कि जो कोल परिवहन है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो किसने ऑफलाइन किया था और किसे फायदा पहुंचाने के लिए ऑफलाइन किया गया था? तो जनता के जेब में सेंध किस पार्टी ने की थी 5 साल तक के? कौन सी वो पार्टी थी जो 5 साल तक के गरीबों का हक मार के बैठी हुई थी? मामले में तो एफआईआर भी हो गई, ऑनलाइन सिस्टम था, उसको आप लोगों ने ऑफलाइन कर दिया, अब उसमें घोटाले की बात आ गई। मोहन जी ये कह रहे हैं कि पहले 5 लाख के ऊपर जो टेंडर है वो आपको ऑनलाइन करना होता था। आज दे रहे हैं जवाब, दे रहा हूं, जल्दी फिर हम विषय बजट पे है, बजट पे मैं आलोक जी के विषय पर भी आ जाता हूं। बजट से सरकार जो है जनता के पैसे में हक मार रही थी, इसीलिए जो आज जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो गरीब रह गई, मतलब राज्य अमीर। चलिए सुनिए जल्दी फिर अजय जी का एक्सपर्ट कमेंट भी जरूरी है। आलोक जी जो कल मुख्यमंत्री जी ने बात कही, मैं उनकी बात सुना, उन्होंने कहा कि ये संचालक का आदेश था, सरकार से नहीं पूछा गया था, उनकी खुद की मर्जी से ये चीज हुई है, जिसको सरकार पलटी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज जानना चाहूंगा मोहन जी, अगर कोई चीज ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाती है तो उसमें भ्रष्टाचार कहां से आ जाता है? 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्या इन लोगों ने ऑफलाइन कोई फैसले नहीं लिए? क्या जिस दिन से भारत देश आजाद हुआ या जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो क्या सारे फैसले ऑनलाइन होते थे? पे आते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन पर कहां चले जा रहे हैं? रवि जी, अगर घर में ताला लगाओगे तो सुरक्षा रहेगी, और ताला नहीं लगाओगे इसका मतलब ये नहीं कि चोरी हो जाएगी, पर संभावना बनी रहती है। शायद ये इस तरीके की बात है। अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, कल के बजट के लिए कितनी
स्पेस देख रहे हैं, कितना हम इस बजट से उम्मीद रखें छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर? देखिए मोहन जी, 3 बिंदु है जी। पहला है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट बजट में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें सीधी सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट कास्ट की बात होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट कास्ट को आप कम करिए, ये पहला बड़ा लीकेज होता है। नंबर 2, राजकोषीय घाटा को कम करिएगा। और जो आप ईमानदारी के साथ चिंता जताए हैं कि हमारा जो ग्रोथ है वो कम है, ये काफी चिंता का विषय है। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जैसा रवि जी कह रहे थे, एसएमई से लेकर सब पहलुओं के ऊपर चर्चा किए, यह महत्वपूर्ण है। आपको सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से बजट को कल सदन में रखना है और सदन में रख करके निश्चित रूप से आप इस्टेब्लिशमेंट कास्ट को कम करते हैं, अपना राजकोषीय घाटा को कम करते हैं और जीडीपी ग्रोथ के लिए योजनाएं लाते हैं, तो वो शायद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का बजट कहा जाएगा मोहन जी। बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ इसी तरीके का बजट हो, लेकिन गारंटियों का बोझ भी इस बजट में देखने को मिलेगा। और बीजेपी सरकार की या कहें शायद सरकार की ये एक तरीके से मजबूरी भी है, सामने लोकसभा चुनाव है, तो गारंटियों से को पूरा करने वाला बजट होगा। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण ने अपनी दिशा और गति बता दी है। जरूर लक्ष्य तय होगा, लेकिन वहां पहुंचने का समय गति पर निर्भर करेगा, जो कि विकास दर पर निर्भर करेगी। तो विकास दर कितनी तेजी से बढ़ेगी, उतने जल्दी लक्ष्य मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ बजट आने का इंतजार करते हुए ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ रवि गवलानी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और आलोक सोनी जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये आज की चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।